दुनिया के किसी भी देश में धार्मिक कट्टरता जहाँ जहाँ भी है वह देश डेवलप नहीं हुआ है। यह देश मनु के संविधान से नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलता है। ऊंची जाति के लोग वहाँ जा कर के पहले एक ध्रुवीकरण किए, जिससे पिछड़े समाज में, दलित समाज में भी ध्रुवीकरण हुआ। तो वह गलती पिछड़ा और दलित समाज के लोग न करें, हमारा ये गुजारिश है। उनके तो मुद्दे हैं सर कि हमारे जो 65% आरक्षण है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, यूजीसी रेगुलेशन है वो भी इम्प्लीमेंट किया जाए, अमीरदास आयोग का जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया जाए। बहुजन महापंचायत आप बुला सकते हैं, लेकिन स्थान फिलहाल आरा क्यों चुना गया है? धार्मिक कट्टरता, जातीय कट्टरता इंसान को गड्ढे की ओर ले जाती है, खाई की ओर ले जाती है। चाहे अगड़ा समाज हो या पिछड़ा समाज हो, इसको घटना को ध्रुवीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ध्रुवीकरण होगा तो फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा तो फिर बिहार जातीय आग में झुलस सकता है और विकास का जो रास्ता नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में दिखाया है वो कहीं से बाधित हो सकता है। जातीय चश्मे से हर घटना को देखा जाएगा तो फिर से उस पुराने दौर को आने की संभावना महसूस की जा रही है। बीते एक सप्ताह से बिहार की राजनीति में बवाल मची हुई है। बवाल इसलिए मची हुई है कि आरा जगदीशपुर से एक अनाउंस किया गया कि हम बहुजन महापंचायत बुलाएंगे। बहुजन महापंचायत क्यों बुलाएंगे? बहुजन के मुद्दे पर जो काम नहीं हो रही है, बिहार सरकार नहीं काम कर रही है, उस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे लोगों से। और वहीं आरा में आपको पता है कि भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद बवाल पहले से ही मचा हुआ था और इससे जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या आरा में जो भरत तिवारी इनकाउंटर हुआ उसका समर्थन किया जाएगा बहुजन महापंचायत में। तमाम वो बड़े नेता पहले समर्थन किए, चाहे जीतन राम मांझी हो, अशोक महतो हो, नागमणि कुशवाहा हो, तमाम लोगों ने पहले समर्थन किया और उसके बाद धीरे धीरे सारे लोग बैकफुट पे आ गए और सभी लोगों ने कहा कि मैं बहुजन महापंचायत में नहीं जाऊँगा। यहाँ तक जीतन राम मांझी ये कह दिए कि इस बहुजन महापंचायत से सामाजिक जो ताना बाना है वो बिगड़ सकता है, जातीय जो नफरत है वो बढ़ सकता है। तो इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ में बबन रावत हैं, जो कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार कई मुद्दों पर अपनी बात रख चुके हैं और पहले इनका पेशा ये पहले पत्रकार भी रह चुके हैं। तमाम मसलों पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह से बहुजन महापंचायत होने की बात चल रही थी सर और सारे लोग एक के बाद एक बैकफुट पर आ गए, क्या आपको लगता है सर इसमें? देखिए, बिहार जो है ना, नीतीश कुमार जी के सत्ता में आने के बाद उस दौर से उबर चुका है जिस दौर में बिहार था कभी लालू जी के समय में। यदि इस तरह का जातीय दृष्टिकोण से, जातीय चश्मे से हर घटना को देखा जाएगा तो फिर से उस पुराने दौर को आने की संभावना महसूस की जा रही है। कौन से पुराने दौर की सर? जिस समय आप देखते थे रणवीर सेना और माओवादी संगठनों के बीच में संघर्ष होता था और उस संघर्ष में ज़्यादातर दलित समाज के लोग मारे जाते थे। तो उस दौर को आज की जनता, आज की पीढ़ी भूल चुकी है। मुझे नहीं लगता है सरकार किसी भी घटना पर संज्ञान ले रही है, त्वरित संज्ञान ले रही है। जुडिशियल इंक्वायरी बैठा दिया गया है। इस तरह से किसी भी समाज की ओर से, चाहे अगड़ा समाज हो या पिछड़ा समाज हो, इसको घटना को ध्रुवीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ध्रुवीकरण होगा तो फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा तो फिर बिहार जातीय आग में झुलस सकता है और विकास का जो रास्ता नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में दिखाया है वो कहीं से बाधित हो सकता है। तो क्या बहुजन महापंचायत बुलाना सिरे से खारिज कर देना कि नहीं, बहुजन महापंचायत से इसमें जातीय उन्माद फैलेगा? उनके तो मुद्दे हैं सर कि हमारे जो 65% आरक्षण है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, यूजीसी रेगुलेशन है वो भी इम्प्लीमेंट किया जाए, अमीरदास आयोग का जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया जाए। बहुजन महापंचायत आप बुला सकते हैं, लेकिन स्थान फिलहाल आरा क्यों चुना गया है? आप पटना में करिए और जिन मुद्दों को आपने गिनाया है उन मुद्दों को लेकर के कीजिए। आप अभी कुछ दिन पहले आरा में घटना घटी थी
और उस घटना के बाद जिस तरह से ऊंची जाति के लोग वहां जा कर के पहले एक ध्रुवीकरण किए, जिससे पिछड़े समाज में, दलित समाज में भी ध्रुवीकरण हुआ, तो वह गलती पिछड़ा और दलित समाज के लोग न करें। हमारा ये गुजारिश है इस समाज से। सरकार जो काम कर रही है करने दें, इससे जातीय उन्माद फैलेगा और ध्रुवीकरण बढ़ेगा, जो बिहार के विकास के लिए ठीक नहीं है। तो बिहार में तो जाति आधारित राजनीति होती है सर, और कोई भी व्यक्ति अगर जाति आधारित राजनीति करता है उसको चुनाव में फायदा मिलता है, तो क्यों ना करे जातीय आधारित राजनीति? देखिए, जातीय आधारित राजनीति बिहार ही नहीं पूरे देश में होती है, खासकर उत्तर भारत में। इसके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार कुख्यात है। लेकिन आपने डॉक्टर अंबेडकर को यदि पढ़ा होगा, या जितने लोग इस तरह के बहुजन महापंचायत के पक्षधर हैं वो डॉक्टर अंबेडकर को यदि पढ़े होंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कलम की बात की है और कलम के बदौलत समाज में परिवर्तन लाने की बात की है। आप बाबा साहब के विचारों को फैलाइए ना। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में कहीं भी इस तरह के ध्रुवीकरण की बात नहीं की थी, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर ने खुद एक ब्राह्मणी लड़की से शादी की थी, अपनी 3 बहनों की शादी ब्राह्मणों में की थी। तो अब उन चीज़ों से देश उभर चुका है। भारत में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान लागू हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने के कगार पर है। कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे लोग हैं जो आज भी मनु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन यह देश मनु के संविधान से नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलता है। और जो भी इस देश में किसी भी तरह का एट्रोसिटी फैलाने के काम करता है, उस पर संविधान, कानून और सरकार अपना काम करती है। देश या फिर हमारा राज्य बिहार जातीय राजनीति से कब ऊपर उठेगा सर? जातीय राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए मैं कहूं कि भरत तिवारी के साथ जो भी घटना घटी, उस घटना के बाद एक जातीय सेंटिमेंट पैदा हुआ और उस सेंटिमेंट के प्रतिक्रिया में दूसरी तरफ जातीय सेंटिमेंट पैदा हुआ। इसको जातीय रंग देने की ज़रूरत नहीं है। सामान्यतः यदि घटना घटती है उस पर सरकार का पूरा ध्यान है, और ख़ासकर सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बताए हुए रास्ते पर चलें और बिहार में कानून का राज स्थापित हो। बिहार में कानून जो भी तोड़ेगा उसके लिए पुलिस है, उसके लिए सरकार है। हम और आप डिसीजन देने वाले कोई नहीं हैं। क्योंकि सर आप पत्रकार भी रहे हैं पेशे से, तो जब आप पत्रकारिता करते थे उस वक्त जातीय नफरत बिहार में क्या था और इस वक्त को जो हालात हैं उस दोनों को कंपेयर करते तो आप कहाँ देखते हैं? देखिए, आप जितने ही पुराने दौर में जाएंगे तो आपको जातीयता दिखाई देगा, और जातीयता शहरों में भी है लेकिन थोड़ा छिप कर है, देहात में है वो साफ दिखता है। तो हम अपील करेंगे वैसे लोगों से, यदि आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, यदि भारत को विकसित देश के रूप में पूरी दुनिया के पटल पर लाना चाहते हैं, तो इस संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठने की ज़रूरत है। हमें ये मानकर चलना है कि सबसे पहले हम भारतवासी हैं और अंत तक भारतवासी हैं, न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न ऊँच हैं, न नीच हैं। और इस चीज़ को पहल कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा तबका है वो पहल करेगा, और इस चीज़ को भी पहल कौन करेगा? जो तथाकथित ऊंची जाति के आदमी है वो करेगा। क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं सर, जाति का बात कर लिए, धार्मिक मुद्दों को लेकर के जो बवाल मचा रहता है, वर्तमान स्थिति में आप किस रूप में देख रहे हैं? और जब आप पत्रकारिता करते थे उस वक्त की हालात क्या थी? लोग कहते हैं कि उस वक्त बहुत अच्छा माहौल था, सौहार्दपूर्ण माहौल था, और अभी एक दूसरे के आगे, हिंदू हो या मुस्लिम, एक दूसरे के आमने सामने कट्टरता दोनों में बढ़ गई है सर। देखिए, जो धार्मिक कट्टरता है किसी भी देश में आप जाएंगे, भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी देश में धार्मिक कट्टरता जहाँ जहाँ भी है वह देश डेवलप नहीं हुआ है। धार्मिक कट्टरता को त्यागना होगा, समरस समाज बनाना होगा, समतामूलक समाज बनाना होगा। भारत में इसलिए तो बुद्ध पैदा हुए हैं, और आडंबर पर हमला करने के लिए कबीर पैदा हुए हैं। जो
कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों पर हमला करने के लिए ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले पैदा हुई। और जो विषमता था भारत में, उसको समतामूलक समाज बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए। और उन्हें जब भारत का संविधान लिखने के लिए दिया गया तो उन्होंने एक समतामूलक समाज की परिकल्पना करके भारत का संविधान बनाया। अतः हमें इस तरह की भावनाओं को त्यागना होगा। यदि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो धार्मिक कट्टरता, जातीय कट्टरता इंसान को गड्ढे की ओर ले जाती है, खाई की ओर ले जाती है। बहुत अब वैसे लोग नहीं रह गए हैं जो इन चीज़ों में ध्यान रखते हो। आप भी पत्रकारिता में आए हैं, आपके बहुत सारे मित्र आपके साथ भोजन करते होंगे, आपके साथ चाय पीते होंगे, लेकिन उनके दादा और उनके दादी के पास जाएंगे तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाती है। तो एक पुरानी पीढ़ी है, वो पीढ़ी गुजरे ज़माने की हो गई, जाने वाली है। नई पीढ़ी में बहुत कुछ बदलाव आया है और धीरे धीरे, देखिए ये समय की मांग है, धीरे धीरे समय के हिसाब से ये चीज़ जाएगी। और एक चीज़ हम कहेंगे कि चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको भारत के संविधान में आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए और बाकी संविधान के दायरे से बाहर नहीं सोचना चाहिए। मनुस्मृति पर बहुत चर्चा होती है सर, मनुस्मृति पर आपकी क्या राय है? मनुस्मृति पर लोग कहते हैं, धर्मगुरु कहते हैं कि भारत का जो पहला संविधान था वो मनुस्मृति था। देखिए, वो काल और परिस्थिति का देन था मनुस्मृति। और मनु ने जो स्मृति लिखी है, उनके ज़माने में जो कुछ व्याप्त था उस पर आधारित व्यवस्था को उन्होंने दी है। लेकिन मनुस्मृति उसी दिन समाप्त हो जाती है संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, जिस दिन भारत में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान लागू हो जाता है। आज मनुस्मृति के हिसाब से आप किसी दलित को उसका नाम रख करके आप देख लीजिए ना, यदि जाति सूचक नाम रखते हैं तो वहाँ मनुस्मृति उस व्यक्ति को बचाव में खड़ा नहीं होती है। अंबेडकर के संविधान उस पर भारी पड़ जाता है। इसलिए अब मनुस्मृति को लाल कपड़े में लपेट करके किसी घर के कोने में रख देने की ज़रूरत है, उसको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है। और दलित पिछड़ों से भी कहेंगे कि ये मनुस्मृति की चर्चा करके पुरानी घाव को ताज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सौभाग्य है, इस देश के बहुजन समाज का सौभाग्य है कि आपके बीच डॉक्टर अंबेडकर पैदा लिए और उन्होंने मनु के सारे विधान को पलट कर रख दिया। चूंकि आप पत्रकार रहे हैं सर, मीडिया में जब आप पत्रकारिता कर रहे थे उस वक्त क्या जातीय भेदभाव होता था आपके साथ? देखिए, मैं तो स्वतंत्र पत्रकारिता करता था, लेकिन उस समय मीडिया में दलित पिछड़े पत्रकारिता में नहीं थे। और यदि कोई भूल से थे भी तो उनके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार होता था, वो सहमे हुए होते थे। पत्रकारिता क्या है? पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों का, बड़े लोगों का एक समूह का वो अखबार या चैनल होता है, तो इसमें रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन हम तो ये भी कहेंगे कि पत्रकारिता में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, और ये इस ख्याल से नहीं कि जाति के आधार पर, जाति हो लेकिन उसमें प्रतिभा भी हो। पत्रकारिता में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन को देगा कौन? सरकारी क्षेत्र में 1-2% नौकरी बची हुई है और मीडिया तो टोटल प्राइवेट है। तो यहाँ पत्रकारिता में कोई रिजर्वेशन की बात नहीं है। लेकिन हम मांग करेंगे कि यहाँ भी यदि समरस समाज बनाना है, समावेशी समाज बनाना है, समतामूलक भारत का समाज बनाना है, तो जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं पत्रकारिता में, वैसी प्रतिभाओं को भी खोज कर रखा जाए। मेरे ज़माने में एक दलित समाज में डोम जाति के एक पत्रकार थे, रमन जी, और एक दैनिक जागरण, उस समय दैनिक जागरण यहाँ खुला नहीं था, लेकिन दैनिक जागरण के वो ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, सहनी जी। तो मैंने तो इन लोगों से भेदभाव होते हुए देखा नहीं, लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल का मीडिया प्रभारी हुआ करता था। जब मैं अखबार में कोई खबर, न्यूज़ लेकर के जाता था छपवाने के लिए, तो ये लोग सहमे रहते थे। अब किन कारणों से सहमे रहते थे नहीं बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि जो उनको लगता हुआ कि जाति पता लग जाने के बाद हमारे साथ भेदभाव हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें गई नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पर अब पर्दा डालने की ज़रूरत है। और पर्दा डालने के काम ये दलित बहुजन नहीं करेगा। जो ऊंची जाति से संबंध रखते हैं उन लोगों को अपने
हाथ को, अपने दामन को फैला करके दलित पिछड़ों को गला लगाना पड़ेगा। गले लगा करके एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना करनी पड़ेगी। चलिए, तो हमारे साथ में बबन रावत थे, पूर्व पत्रकार, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष। बहुत सारे इनके परिचय हैं। बहुजन महापंचायत से शुरू किया और पत्रकारिता पर आकर के खत्म किया इस इंटरव्यू को। आपकी पूरी बातचीत पर क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।